नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको दिन भर कौन सी खबरें रहीं सुर्खियों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जल्दी से हेडलाइंस पर। साइप्रस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न विषयों पर करेंगे बातचीत। पीएम मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध समर्थन के लिए साइप्रस का जताया आभार। कहा, नया अध्याय लिखने का स्वर्णिम अवसर। पीएम मोदी को प्रदान किया गया साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान को परोक्ष संदेश, आतंकी फंडिंग रोकने में बढ़ती लापरवाही तो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ना तय। और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई में 14 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। व्यापार घाटे में भी आई कमी। ईरान और इजरायल के बीच घमासान। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा को बनाया निशाना। इजरायल ने तेहरान के आसमान पर कब्जे का किया दावा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा, तनाव कम करने पर G7 में आम सहमति। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। साइप्रस की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कनाडा में G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। करानेस्किस में सदस्य देश अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के अलावा कई वैश्विक संस्थाएं और आउटरीच में हिस्सा ले रहे देश भारत, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। सोमवार को जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा। सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान की बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में होंगे। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे।
G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NS शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। वहीं पीएम मोदी की 2 दिन की साइप्रस यात्रा का अंतिम दिन दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने वाला रहा। पीएम मोदी का इस दौरान साइप्रस के निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में आधिकारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने निकोसिया में राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडीस से बातचीत की। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है। भारत और साइप्रस की मित्रता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न परिस्थितियों से बना हुआ और न ही सीमाओं से बंधा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि इस समय की कसौटी पर बार बार परखा गया है और हर दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग, सम्मान और समर्थन की भावना को जीवंत रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में आपसी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे विषयों पर विस्तार से बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। उन्होंने बताया कि दोनों देश एक पारस्परिक लाभकारी भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम करेंगे। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साइप्रस द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने चिंता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की बात कही। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने पहलगाम हमले के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है साइप्रस में, ये पहली यात्रा है जो हाल
कि बहुत ही कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, और मैं सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है, आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें आपके नागरिकों को। 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ हिस्टोरिकल सेंटर की छत से शहर को देखा। गौरतलब है कि 70 के दशक में साइप्रस पर तुर्की ने आक्रमण करके इसके 35% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें राजधानी निकोसिया का आधा हिस्सा भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने हिस्टोरिकल सेंटर की छत पर जाकर तुर्की, पाकिस्तान, आतंकवाद और विस्तारवाद को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा से जहां एक ओर भारत और साइप्रस के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं यूरोप के साथ भविष्य के संबंधों की नींव भी पड़ी। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में एक कड़ा संदेश दिया है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का इसको समर्पित किया और कहा कि इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में वे इसके महत्व को समझते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले भी विदेश दौरों पर वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने
पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए खबरों पर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों को लगातार हर एक दिन के साथ नई ऊर्जा मिलती हुई नजर आ रही है। इस साल की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और अब इस थीम को और जीवंत बनाने के लिए योग दिवस का आधिकारिक एंथम भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को एक वैश्विक आंदोलन बनाया है, और अब ये एंथम उस भावना को स्वर और संगीत में पिरो रहा है। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। योगारंभ हो, योगारंभ हो, विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगानुशासनम्, योगानुशासनम्, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आइए आपको बताते हैं कैसी होगी ये जनगणना। आगामी जनगणना के लिए जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना है वो जारी की है। इसके तहत जनगणना 2027 इसको 2 चरणों में कराया जाएगा, यानी 2 चरणों में जनगणना पूरी होगी। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि भी 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। जनगणना कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक।
खासतौर से जनगणना कार्य के लिए लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये अब तक की 16वीं जनगणना है और अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद की तो उसके बाद से देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं, परिवार के साथ कहीं जाना चाहते हैं और आपको तत्काल में रिजर्वेशन नहीं मिला, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC वेबसाइट से ही मिलेंगे और ये व्यवस्था जल्द लागू होगी। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट। तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब सफर आसान होगा। रेलवे अपने पिटारे से तत्काल टिकट यात्रियों को देने जा रही है नायाब तोहफा। अब तत्काल टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप पर ही बुक होंगे। बुकिंग आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन वाले उपभोक्ता ही कर सकेंगे। 15 जुलाई 2025 से आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। 1 जुलाई 2025 से ये संशोधन लागू होगा। रेलवे ने तत्काल की व्यवस्था शुरू की थी। उस व्यवस्था में यही कोशिश थी कि अचानक कभी किसी को अपने घर जाना पड़े तो रेलवे ने थोड़े से महंगी कीमत पर एक टिकट की व्यवस्था की थी। लेकिन अभी तक इस व्यवस्था में जो यात्री है उसका ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं लाया गया था। सामान्य टिकट में अभी भी नहीं लाया जा रहा है। लेकिन जब आपको विशेष रूप से अचानक, जब काफ़ी मांग है, तब अचानक अगर टिकट बुक करना हो तो सिर्फ सही और जेन्युइन यात्री ही बुक कर सके। इसके लिए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा सुधार किया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट जो है वो IRCTC के वेबसाइट पर या ऐप पर जब बुक किया जाएगा तो उसके लिए OTP ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही हम लोग महत्व देंगे। कंप्यूटराइज PRS काउंटर या अधिकृत एजेंट के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग केवल OTP ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही संभव होगी। OTP उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। यह व्यवस्था भी 15 जुलाई 2025 से लागू होगी। PRS सिस्टम जो रेलवे का है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि जब आप पर्ची भरते हैं जिसमें यात्री का नाम और मोबाइल नंबर है, तो जब दिया जाएगा अगर खिड़की पे, तो उसी पे रेलवे का सिस्टम एक OTP भेजेगा। और उस OTP वो आधार से ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इस बात के लिए कि जो व्यक्ति वहाँ जाके बुक करा रहा है उसके पास वो OTP और वो सामने वाले व्यक्ति को दे, तभी उसकी टिकट बुक होगी। तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में आम उपभोक्ताओं का समय बढ़ाया गया है। मसलन अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि एजेंट 10:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। गैर वार्तानुकूलित श्रेणियों के लिए बुकिंग 11 बजे शुरू होगी और एजेंट्स 11:30 पर ही बुकिंग कर सकेंगे। अब जो नया नियम लागू किया गया है उसके तहत 10 बजे सुबह से लेकर 10:30 बजे तक AC क्लास का जो तत्काल बुकिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के अकाउंट से ही होगा। किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह से नॉन AC क्लास में 11 बजे से तत्काल टिकटों की बुकिंग प्रारंभ होगी और 11 बजे से 11:30 तक किसी भी एजेंट को टिकट बुकिंग की इजाज़त नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में तत्काल बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर आम यात्रियों के सफर को आसान बनाने का फैसला लिया है। साथ ही टिकट बुकिंग सिस्टम से एजेंट्स के समय में कमी कर आम जनता को अधिक से अधिक यात्रा का लाभ दिलाने का फैसला किया है। रेलवे की तत्काल बुकिंग सिस्टम में संशोधन से आम यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलेगा, खासकर उन यात्रियों को जिन्हें तत्काल में यात्रा करनी होती है या जिनकी यात्रा वेटिंग लिस्ट के साथ खत्म हो जाती है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से जूझ रहा है। कोई भी देश प्राकृतिक या मानव जनित आपदा को कैसे हैंडल करता है, लोगों के जानमाल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है और राहत और बचाव अभियानों को कितनी सफलतापूर्वक चलाता है,
ये उसके पूरे आपदा राहत सिस्टम की क्षमता को भी दर्शाता है। अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार ने मिनिमम कैजुअलिटी के लक्ष्य पर चलते हुए 10 वर्षों में जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। ये अंतर और कैसे हम समझ सकते हैं कि 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2019 में ओडिशा में आए चक्रवात फानी में सिर्फ एक व्यक्ति की ही मृत्यु हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित हुए कार्यक्रम में इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की बात कही। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में NDRF, NDMA और CDRI के योगदान की वजह से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में अग्रसर है। 10 साल के अंदर NDMA, NDRF और CDRI ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने मिनिमम कैजुअलिटी के लक्ष्य पर चलते हुए 10 वर्षों में जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर पूरे विश्व को अचंभित किया। उन्होंने कहा कि 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2019 में ओडिशा में आए चक्रवात फानी में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसके बाद गुजरात में आए बिपरजॉय तूफान में जीरो कैजुअलिटी के साथ एक पशु तक की मृत्यु नहीं हुई। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, 10,000 की मृत्यु हुई थी। 2019 में उड़ीसा में चक्रवात फानी आया, सिर्फ एक मृत्यु हुई और गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया जीरो कैजुअलिटी के साथ। जब मैं जीरो कैजुअलिटी कहता हूं तब सुपर बिजॉय में एक भी पशु की भी मृत्यु नहीं हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के बाद हर राहत आयुक्त 90 दिन में अपने राज्य में हर जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाएं, क्योंकि जब तक जिले की आपदा प्रबंधन योजना नहीं होगी तब तक हम आपदा के सामने तेजी से नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली की कार्य योजना को भी जल्द बनाने की जरूरत है और कई राज्यों द्वारा इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम लागू करना अब भी बाकी है। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने गुजरात में चल रही कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। डॉक्टर मिश्रा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित अहमदाबाद धोलेरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद सिर्फ 45 मिनट में ही अहमदाबाद से धोलेरा के बीच यात्रा हो सकेगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 तक मालवाहक सेवाएं यहां से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर PK मिश्रा ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन परियोजना का निरीक्षण किया, जो भारत की घरेलू चिप निर्माण की प्रमुख पहल है। उन्होंने मोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उपकरणों के लिए चिप निर्माण की संभावनाओं की समीक्षा की। साथ ही लोथल में उन्होंने पोत परिवहन मंत्रालय की प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निरीक्षण किया और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव T रामचंद्रन सहित संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह परिसर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाने वाला विविधतापूर्ण केंद्र बने और इसमें गहन शोध, शैक्षणिक साझेदारी और एक सुविचारित विजिटर अनुभव शामिल हो। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार तरुण कपूर और उप सचिव मंगेश गिल्डियाल भी उपस्थित रहे। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही इसको लेकर गहरी चिंता भी जताई है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। FATF ने कहा कि इस प्रकार के हमलों के पीछे एक गहरा और संगठित वित्तीय नेटवर्क होता है जो पैसों के दम पर दुनिया भर में आतंकवाद को फैलाता है।
FATF ने साफ कहा कि अगर आतंकियों तक पैसा ना पहुंचे तो उनकी नापाक योजनाएं भी दम तोड़ देंगी। FATF ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि FATF की ये सख्त चेतावनी भारत के लिए एक नैतिक समर्थन भी है और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक परोक्ष संदेश भी है कि अगर आतंक की फंडिंग रोकने में लापरवाही बढ़ती गई तो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ना तय है। DRDO और IIT दिल्ली ने क्वांटम संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक उपलब्धि हासिल की है। दोनों संस्थानों ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस प्रयोग की सफलता के साथ भारत के एक नए क्वांटम युग में कदम रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सुरक्षित संचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है जो भविष्य के युद्धों की अगर हम बात करें तो युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुदुचेरी के दौरे पर हैं। उन्होंने पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से मुलाकात की। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टर्स की सराहना की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक डॉक्टर के लिए उनका काम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं होता बल्कि सम्मान भी होता है। डॉक्टर्स मरीज के लिए भगवान समान होते हैं। Doctors are next to God. It's a profession that is not sullied. Doctors individually do not engage in commercialization and commodification. And of course, if it is emerging in some other areas, you are the watchdogs. Because belief in you, irrespective of level of a person, high and mighty, powerful, rich, or ordinary mortals like me, you are our God. Keep it up, because you are inspirational, motivational when it comes to giving back to the society. इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान उन्होंने कोविड योद्धाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कोविड के दौरान 100 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। If India has been accredited globally for management of COVID, it is on account of your contribution and visionary leadership of Prime Minister Modi. People thought at that time that why the Prime Minister is talking of COVID warriors? Why not? You risked your lives to save the lives of others. India's soft diplomacy took a great cutting edge. Prime Minister Modi was wise enough to supply to more than 100 countries COVID vaccine while taking care of our own people. बिहार के पटना में अमर शहीद पुत्तू नोनिया जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम उस समाज से प्रतिनिधि हैं जिसमें अमर शहीद पुत्तू नोनिया जी ने जन्म लिया। केंद्रीय मंत्री ने अमर शहीद पुत्तू नोनिया के बलिदान को याद किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने आज़ादी चांदी की तश्तरी में रखकर भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। बहनों और भाइयों, हमें गर्व है हम उस समाज के प्रतिनिधि हैं जिसमें अमर शहीद पुत्तू नोनिया जी ने जन्म लिया। ये अंग्रेजों ने आजादी को चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। कई ने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल खून से भारत भूमि को पवित्र किया था। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अहमदाबाद AI-171 विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर एक भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
जिसमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा यानी AAIB जारी की गई एक रिपोर्ट को प्रसारित किया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में संदेश को फर्जी पाया है और AAIB की तरफ से इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं होने की बात कही गई है। यह संदेश पूरी तरह से फर्जी है। यह रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी नहीं की गई है। PIB ने अपनी पोस्ट में जनहित में संदेश देते हुए सटीक जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की बात कही है। और अब एक बेहतर खबर। दरअसल थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मई माह में 0.39% के स्तर पर रही। आइए दिखाते हैं कैसे महंगाई में कमी आई है। आपको बता दें थोक मूल्य महंगाई में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है और किस तरीके से गिरावट आई है। मई माह के लिए अगर हम बात करें तो 0.39% पर ये दर्ज हुई है फिलहाल। इसके साथ ही 14 महीनों के ये सबसे निचला स्तर है अभी तक अगर देखा जाए जो थोक महंगाई इस बार दर्ज हुई है और लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। खाद्य महंगाई दर मासिक आधार पर 2.55% से घटकर 1.72% पर है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग WPI 2.62% से घटकर 2.04% पर है। फ्यूल एंड पावर WPI 2.18% से घटकर 2.27 पर है। प्याज की थोक महंगाई दर की अगर हम बात करें तो ये 0.20% से घटकर 21.62%। सब्जियों की महंगाई दर भी 18.26% से घटकर 21.62% दर्ज की गई। इसके साथ साथ अंडे, मांस और मछली की WPI यानी थोक महंगाई दर जो है वो 0.29% से घटकर 1.01% पर है। साथ ही रिटेल महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई है। RBI ने मुख्य ब्याज दरों में आधी फीसदी की कटौती की थी। हमने देखा था MPC में किस तरीके से लगातार जो कटौती है वो है उसका सीधा असर महंगाई पर देखा जा सकता है। भारत के व्यापारिक आंकड़ों में मई महीने में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई में देश का कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.27% अधिक है। वहीं मई माह का कुल आयात 77.75 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1% कम है। मई 2025 में देश का कुल व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन डॉलर रहा, जो अप्रैल में 26.42 बिलियन डॉलर और मई 2024 में 22 बिलियन डॉलर से अधिक था। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों अप्रैल मई के कुल निर्यात के आंकड़ों में 5.75% की वृद्धि हुई है और यह 142.43 अरब डॉलर रहा है। साथ ही मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान की अगर हम बात करें तो 54%, मरीन उत्पादों में 27% और केमिकल निर्यात में 16% निर्यात बढ़ा है। अप्रैल और मई अवधि की अगर बात की जाए तो गैर पेट्रोलियम माल निर्यात में साल दर साल 7.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही सेवाओं का निर्यात 9% से ज़्यादा बढ़ा है। वहीं दालें, ट्रांसपोर्ट उपकरण, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम उत्पाद और न्यूज़ प्रिंट आदि उत्पादों में आयात में गिरावट दर्ज हुई है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा है कि भारत की व्यापार नीति में वैश्विक निर्यात में 75% हिस्सा रखने वाले 6 क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वैश्विक आयात में 65% हिस्सेदारी रखने वाले 6 देशों पर भी फोकस किया गया है। UNCTAD की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2023 के बीच भारत की कुल वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 2.2% से बढ़कर 3% पहुंच गई है। और बात EPFO की, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य EPFO सेवाओं को परेशानी मुक्त और तकनीक संचालित बनाना है। हाल ही में किए गए सुधारों में KYC अपडेट, सदस्य प्रोफाइल में संशोधन और स्थानांतरण दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।
बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान हुआ है। ईपीएफओ ने 15 जनवरी 2025 से ट्रांसफर क्लेम के लिए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं आधार प्रमाणीकरण आधारित प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे नियोक्ता और ईपीएफओ कार्यालयों पर निर्भरता घटी है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उमंग ऐप पर यूएन अलॉटमेंट और सक्रियता की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए सदस्य पासबुक देखने, केवाईसी अपडेट करने और दावा दाखिल करने जैसी सेवाओं का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही अब दावा दाखिल करते समय चेकलीफ या बैंक पासबुक की स्कैन प्रति अपलोड करना आवश्यक नहीं रह गया है। अप्रैल 2025 से बैंक खाता विवरण को यूएन से जोड़ने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की शर्त भी समाप्त कर दी जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफआई, जीएमएस और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कुल 17.75 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 98% का समयबद्ध समाधान किया गया। ईपीएफओ ने दोहराया है कि सभी सेवाएं दावा दाखिला, ट्रांसफर, केवाईसी अपडेट और शिकायत दर्ज करना पूरी तरह निःशुल्क है और सदस्य इनका लाभ सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में कोरिया एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी KEIA के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरिया के ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान को समर्थन देने हेतु संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करना था। बैठक के बाद मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक उत्सर्जन घटाने, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और जलवायु की अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। सिरसा ने कहा कि KEIA के साथ संवाद हमें कोरिया की उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी दिल्ली लाने का अवसर देगा। भारतीय तटरक्षक बल के निर्माणाधीन 8 पोतों की श्रृंखला में 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल का गोवा में जलावतरण किया गया। 473 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अचल नामक पोत की लंबाई 52 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है और इसका विस्थापन 320 टन है। यंत्रणीय पिच प्रोपेलर यानी CPP आधारित प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित यह वेसल 27 नॉट की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। अमेरिकी शिपिंग ब्यूरो और भारतीय शिपिंग रजिस्टर से दोहरे वर्ग के प्रमाणन के तहत डिजाइन और निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की भी। हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र और मध्य भारत तक आपको मौसम का हाल बता देते हैं। इस खबर के जरिए आपको बताएंगे मॉनसून की ताज़ा जानकारी भी और कहां-कहां बारिश की जो अनुमान है वो जताया गया है। आइए जान लेते हैं सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग इलाकों के मॉनसून की बारिश के ये नज़ारे भले सुकून देने वाले हों, लेकिन भारी बारिश से कई जगहों पर जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। जल भराव से कई जगह यातायात प्रभावित भी हुआ। महाराष्ट्र के कोंकण और पश्चिमी हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विशेष रूप से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, पालघर, ठाणे और पुणे जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोंकण के रत्नागिरी जिले में जगबुड़ी, शास्त्री और कोदवली नदियों ने चेतावनी स्तर को पार कर लिया है। कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे कुछ गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने NDRF और SDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच तेज बारिश के कारण मुंबई शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। पानी भरने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो जाम हो गया है। बहुत सारे लोगों का मतलब जो पैसेंजर है उनको तकलीफ हो रही है। बहुत परेशानी होती है, चलने में भी दिक्कत पड़ती है, कोई गिर भी जावे ऐसा दिक्कत है। अन्य गटर का पानी आदमी बीमार भी गिर सकता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। सोमवार दोपहर बाद शिमला में तेज बारिश शुरू हुई और धुंध छा गई। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था।
वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। जहां एक तरफ तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों को गर्मी से काफी राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही 16 और 17 जून को शिमला, सिरमौर, सोलन और उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से आज और कल 16 और 17 तारीख को हमारा जो साउथ ईस्ट हिमाचल प्रदेश है, जिसमें से मुख्य रूप से शिमला जिला, सिरमौर, सोलन जिला और जो उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश के जैसे चंबा, मंडी, कांगड़ा जैसे जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश शाम के और रात के टाइम और साथ ही थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ भी हमें इन जिलों में देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की बनी हुई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। गुजरात के भावनगर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय प्रवासी समुदाय पूरी दुनिया को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के संदेश की ओर प्रेरित कर रहा है। शंघाई में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के कर्टेन रेजर कार्यक्रमों में चीन के संपन्न शहरों यिवू और केकियाओ में बसे भारतीय समुदाय ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन आयोजनों में योग के जरिए भारत की प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक एकता की झलक देखने को मिली। इन कार्यक्रमों में योग ने सीमाओं से हटकर आपसी जुड़ाव, स्वास्थ्य और सौहार्द का संदेश दिया। We are organizing this event because it is 75th year of India and China diplomatic relationship. So we are celebrating that along with our International Yoga Day. And today we have more than 100 people, foreign nationals as well as Chinese together. There is too much of stress in the life, business world and everything. So yoga is a way for a healthy lifestyle, well-being and to keep a mental peace. और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 दिवसीय दौरे पर लद्दाख में हैं। सोमवार को निर्मला सीतारमण ने लद्दाख में रोंगडो घाटी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंडमान सागर में गुयाना के आकार के तेल के भंडार मिलने की संभावना। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में कई गुयाना की क्षमता है। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में करीब 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर 34 मकान और एक मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया गया। मामले में नगर पालिका ने कार्रवाई की शुरुआत करते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक उपलब्धि हासिल की। दोनों संस्थानों ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नियुक्ति मेले में 964 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, नई सरकार ने 28,446 सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर पिछड़ों के हितों को अनदेखा करने का लगाया आरोप। कहा, लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के विकास और अधिकारों का केवल पाखंड और दिखावा करते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों का किया निरीक्षण। किशन रेड्डी ने कोविड के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की। और बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो कि लगातार सुर्खियों में है। ईरान और इजराइल के बीच घमासान और तेज हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका खामियाजा दोनों देशों की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
ईरान और इजराइल के बीच मचा घमासान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये मंजर बयां कर रहे हैं कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में जुटे हैं, जिसका सीधा खामियाजा दोनों देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन हमलों से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक इन हमलों में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। ईरानी मिसाइलों ने खास तौर पर तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा को निशाना बनाया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हाइफा में बचाव अभियान जारी है। यहाँ करीब 30 लोग घायल हुए हैं और एक पावर प्लांट में आग लगी है। तेल अवीव में घनी आबादी वाले इलाके में कई आवासीय इमारतें तबाह हो गईं, जिनमें यूएस दूतावास के निकट स्थित होटल भी शामिल हैं। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने एक नई तकनीक का उपयोग किया, जिससे इजरायल की रक्षा प्रणाली विफल हो गई और कई निशानों को भेदा जा सका। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार से अब तक इजरायल के हमलों में 224 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख मोहम्मद काजेमी की रविवार को मौत हो गई। काजेमी के अलावा उनके डिप्टी हसन मोहक्केक और कमांडर मोहसिन बाखेरी भी इजरायली हमलों में मारे गए। इस बीच ईरान की संसद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोहराया कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और अनुसंधान जारी रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से मतभेदों को दूर रखने और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। ईरानी राष्ट्र और उसके अधिकारी इस अपराध के सामने चुप नहीं रहेंगे। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की वैध और शक्तिशाली प्रतिक्रिया दुश्मन को उसकी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई पर पछतावा कराएगी। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सोमवार को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि इजरायल के हमलों से नातांज संवर्धन स्थलों पर और अधिक नुकसान का कोई संकेत नहीं है। शुक्रवार के हमले के बाद से नातांज ईंधन संवर्धन संयंत्र स्थल पर कोई अतिरिक्त क्षति नहीं हुई है। इसमें पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया था। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर बयान जारी कर कहा, तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच वार प्रतिवार का दौर जारी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यह किसी को मालूम नहीं कि यह संघर्ष कहां जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल जगत से, आईसीसी ने महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ करेगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। आईसीसी ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इस साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा, जिसमें कुल 8 टीमें ट्रॉफी के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करेगी। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। भारत में कुल 4 शहरों में ये मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, विशाखापत्तनम का एसीए वीडीसीए स्टेडियम शामिल हैं। श्रीलंका में केवल एक मैदान को ही इस विश्व कप के लिए चुना गया है। श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमें राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी, यानी सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी। टॉप 4 टीमें 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल मुकाबला बेंगलुरु और कोलंबो में आयोजित होंगे।
सेमीफाइनल मुकाबला जीतने वाली 2 टीमों के बीच 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम खिताबी दौर में जगह बनाने में कामयाब होती है तो इस स्थिति में फाइनल मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।